Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 3rd of August 2021, Tuesday. Inspiration of the day is strive not to be success but rather to be of value. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Modi launches e-rupee to give DBT benefits a fillip. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल यानी मंडे को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मीन्स डीबीटी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है ई-रूपी. और the basic purpose of this particular platform or digital platform is to ensure that the money transfer by the government will be used for the purpose it is intended to be used. इसका मतलब जिस बात के लिए, जिस पर्टिकुलर काम के लिए गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफ़र कर रही है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, पैसे का यूज़ या जो सब्सिडी है उसका यूज़ केवल उसी पर्पस के लिए, उसी काम के लिए किया जाए. उस पर्टिकुलर बेनिफिट का, उस पर्टिकुलर सब्सिडी का कहीं भी मिसयूज़ ना हो, बीच में कोई भी करप्शन इन्वॉल्व ना हो. दैट इज़ द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-रूपी. And as per our Prime Minister, this is one of the big reform in the line of direct benefit transfer, just like भीम यूपीआई. भीम यूपीआई को जब लॉन्च किया तो 2016 में, तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इट इज़ अ बिग रिफॉर्म इन केस ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम. और आज जो ई-रूपी, जो कल ई-रूपी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसको भी एक बिग रिफॉर्म के नाम पर टर्म किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. द UPI सिस्टम हैज़ चेंज द पेमेंट लैंडस्केप इन इंडिया. इसके बाद से, जब से UPI सिस्टम लॉन्च हुआ था, उसके बाद से डिजिटल पेमेंट के केस में इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है. और कल भी हमने डिस्कस किया था कि UPI के जो पेमेंट हैं उन्होंने कल जुलाई के मंथ में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रजिस्टर किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. और बहुत सारे ट्रांजैक्शन के केस में दिस UPI, भीम UPI इज़ बिकमिंग वन ऑफ द प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट. और अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन फॉर ग्रोथ एंड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट और डिजिटल करेंसी इन इंडिया. हालांकि यहाँ पर हम बेसिकली डिजिटल पेमेंट की बात करें, करेंसी को लेकर के अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे. अब देख लेते हैं जो ये ई-रूपी है ये बेसिकली काम कैसे करता है, इसका पर्पस क्या होता है. सो दिस ई-रूपी इज़ वन टाइम वाउचर पेमेंट मैकेनिज्म. दिस इज़ वन टाइम वाउचर पेमेंट मैकेनिज्म दैट इज़ डेवलप्ड बाय सिंपल NPCI ने डेवलप किया है इस पर्टिकुलर ई प्लेटफॉर्म को, एंड इट विल बी यूज टू कनेक्ट द डायरेक्टली विद द बेनिफिशियरी ऑफ द DBT स्कीम. पहले क्या हुआ करता था, जितनी भी जो स्कीम्स आती थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती थी डिफरेंट सोसाइटी के सेगमेंट के लिए, तो वो पैसा जो ट्रांसफ़र होता था उसमें बहुत सारे मिडिल मैन इन्वॉल्व होते थे, बहुत सारे चैनल इन्वॉल्व होते थे. जो ऐसा कहा जाता था कि जो अगर ₹1 गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है उस तक केवल 25 पैसे ही पहुंचते थे. सो लॉट्स ऑफ करप्शन वर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो बेनिफिशरीज़ को डिफरेंट स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो इंटेंडेड बेनिफिशरी के पास ही पहुँचे, किसी फेक इंसान या किसी गलत या डुप्लीकेट इंसान के पास ना पहुँचे, जो कि पहले डुप्लीकेट एंट्रीज़ के फॉर्म में बहुत ज़्यादा करप्शन होता था. अगर लिस्ट की बात करिए तो ऐसे बेनिफिशरीज़ के ऐसे नाम होते थे जो कि बेनिफिशरी एक्चुअली रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा करप्शन होता था पहले के सिस्टम में. लेटर ऑन DBT को इंट्रोड्यूस किया गया और अब DBT को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज़ ई-रूपी. तो बेसिकली इट विल यूज़ टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द बेनिफिशरी ऑफ द DBT स्कीम. हु इज़ द बेनिफिशरी, क्या उनका आधार नंबर है, क्या उनकी अदर डिटेल्स है, क्या उनका अकाउंट है. और सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो स्कीम्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके तहत इस पर्टिकुलर ई डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ई-रूपी का यूज़ किया जाएगा इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द बेनिफिट डायरेक्टली टू द बेनिफिशरी. इंस्टेड ऑफ crediting the DBT amount directly to the beneficiary bank account,
through e-rupee, the equivalent amount voucher will be sent directly to the beneficiary mobile number in the form of SMS string और QR code. तो कैसे ये काम करने वाला है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म? इस सिंपली जैसे अगर 100 रुपये हमें किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो डायरेक्टली 100 रुपये क्रेडिट ना करके 100 रुपये का वाउचर इन द फॉर्म ऑफ QR code or in the form of SMS string will be provided to the beneficiary phone number, and the beneficiary have to show this SMS or this QR to specific center where it can be redeemed with the code delivered to the same mobile number. तो अगर बेनिफिशियरी चाहता है कि उस 100 रुपये को वो यूटिलाइज़ करे तो उस 100 रुपये को यूटिलाइज़ करने के लिए जहाँ पर उसे यूज़ करने के लिए वो पैसा दिया गया है उस सेंटर पर, उस प्लेस पर, उस लोकेशन पर जा कर के उस SMS और उस QR कोड को शो करके एक उसको OTP रजिस्टर होगा, वो सिंपल OTP दिखा करके उन पैसों को रिडीम कर सकता है. इससे क्या होगा? इससे एक बहुत बड़ा पर्पस अचीव होगा कि जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा या वो बेनिफिट्स उसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ e-rupee हैज़ बीन सेंट टू बेनिफिशियरी टू अवेल द वैक्सीनेशन, इट कैन ओनली बी यूज्ड इन वैक्सीनेशन सेंटर. द पर्टिकुलर QR और SMS कैन ओनली बी रिडीम्ड एट अ वैक्सीनेशन सेंटर. होता क्या था कि पहले गवर्नमेंट ने फूड सब्सिडी के लिए पैसा दिया, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए पैसा दिया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन इनटेक इंक्रीज़ करें जिससे कि दोनों की, बच्चे की और माँ दोनों की हेल्थ इंप्रूव हो. बट होता क्या था कि क्योंकि इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू द BPL कैटेगरी और द लो इनकम सेगमेंट, तो वो उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेते थे. तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए e-rupee पर्टिकुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया. अब इसके तहत अगर न्यूट्रिशन या फूड वैल्यू या फूड को इनटेक को इंक्रीज़ करने के लिए पैसे दिए गए हैं, वैक्सीनेशन के लिए पैसे दिए गए हैं, बेरोजगारी बता दिया गया, तो उसी पर्पस के लिए उन पैसों का या उन बेनिफिट्स का यूज़ हो पाएगा. इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो भी अमाउंट होता था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के फॉर्म में वो सीधे के सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था. एंड इट वाज पॉसिबल टू विदड्रॉ एंड यूज़ इट फॉर एनी अदर पर्पस. अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो जहाँ चाहे उसे यूज़ करे. कोई ज़रूरी नहीं कि जिस पर्पस के लिए उसको दिया गया है वो उस पर्पस के लिए यूज़ हो. तो इससे होता क्या था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती थी उनका जो पर्पस होता था वो पर्पस हॉल्ट होता था. सो दिस पर्टिकुलर e-rupee सिस्टम और e-rupee डिजिटल पेमेंट सिस्टम विल इंश्योर दैट द पर्टिकुलर ट्रांसफ़र अमाउंट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द वेरी सेम पर्पस. लेकिन अब इस पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म के केस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के भी इश्यूज़ हैं. ऐसे बेनिफिशरीज जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, हाउ दे विल एक्चुअली गेट द ट्रांसफ़र अमाउंट. सो इन सच केसेस DBT स्कीम में कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम एज़ पर द फ्यू ऑफिशियल. सो ऐसा नहीं है कि जो ये e-rupee है ये भी मैंडेटरी है. दिस इज़ एक्चुअली ऑन पायलट मोड. तो अभी थोड़े टाइम के लिए जो DBT स्कीम थी वो कंटिन्यू रहेगी. सो हाउ दिस पर्टिकुलर e-rupee वर्क? दिस विल इशू अ डिजिटल वाउचर दैट इज़ डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. डिजिटल वाउचर देगा और डिजिटल वाउचर में QR कोड होगा, SMS होगा. OTP को दिखा करके इंडिविजुअल बेनिफिशरी उस अमाउंट का यूज़ कर सकता है. तो ऐसे सारे बेनिफिशरीज जिनके आधार कार्ड जो हैं वो DBT से लिंक्ड हैं उनको सीधे SMS और QR कोड उनके मोबाइल फ़ोन में मिलेगा. अभी के लिए सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम्स में इसको अप्लाई किया गया है. लेटर ऑन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर e-rupee विल बी एक्सपेंडेड. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4. एक्सपोर्ट राइज 48% इन जुलाई टू हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ $35 बिलियन. कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि GST कलेक्शन बढ़ा है, UPI पेमेंट बढ़ा है, ऑटो सेल बढ़ी है. आज के न्यूज़पेपर में भी कई सारे ऐसे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक डेटा के बारे में डिस्कस किया गया है और जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ यानी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से इंडियन इकॉनमी जो है वो रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी है. अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो इंडिया में एक्सपोर्ट पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि जुलाई के मंथ में इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप न्यूज़ से करेंटली टच में हैं तो आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट इन केस ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सेकेंड वेव। लेकिन वर्ल्ड में से बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, और वहाँ पर जो डिमांड है वो रिकवर कर चुकी है, एंड दैट इज़ वाई द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज़ कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर दोज कंट्रीज़। और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि जो भी गुड्स और मैन्युफैक्चर हो रहा है इस समय इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सब्सिडी डिमांड है, तो उसको बाहर भेज दिया जाए, एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो एक्सपोर्ट कई टाइम से, पिछले कुछ मंथ से कंटिन्यूसली इंडिया में बढ़ रहा है। अगर जुलाई की बात करें तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया hit a record high of $35.7 billion in July amid rise in external demand due to the recovery in की ग्लोबल मार्केट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। एज पर द प्रिलिमिनरी डेटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन मंडे। तो जुलाई के महीने में इंडिया से जो एक्सपोर्ट गया है वो $35.7 बिलियन का, अगेन इट इज़ अ रिकॉर्ड हाई। एंड अर्लियर दिस ईयर गवर्नमेंट सेड दैट द फर्स्ट टाइम इन एवर इन मंथ इंडिया एक्सपोर्ट क्रॉस 34 बिलियन। तो मार्च में इंडिया ने ये $34 बिलियन का जो मार्क था वो क्रॉस किया था, और इट इज़ द फर्स्ट टाइम किसी ऐसे महीने में इंडिया ने इतना रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। स्टूडेंट यहाँ याद रखेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही, गुड्स की बात हो रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 48% का ग्रोथ देखा गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इन कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इसका बेसिक पर्पस यही है, या बेसिक रीज़न यही है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। बहुत सारी जो इकोनॉमीज़ हैं दे आर गेटिंग ओपन अप आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन मेजर्स, जिससे जो इमीडिएट डिमांड है उन कंट्रीज़ में पिकअप हो रही है, एंड दैट इज़ वाई द डिमांड फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स from India is also increasing, and the growth was basically led by, अगर पूरे goods wise मर्केंटाइज वाइज देखें तो दिस पर्टिकुलर ग्रोथ जो हुई है 48% की जो ग्रोथ देखने को मिल रही, जहाँ पर इंडिया ने $35.17 बिलियन का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट रजिस्टर किया है, उसमें जो बेसिक जो ग्रोथ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हायर डिमांड ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज। तो जो ये सेगमेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, जेम्स एंड ज्वेलरीज का, इसमें मेजर ग्रोथ देखी गई है, इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड देखी गई है। एंड एज़ कम्पेयर टू द प्री कोविड लेवल द ग्रोथ वॉज 34% फ्रॉम जुलाई 2019। तो अगर प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें, कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि मैम पिछले साल तो कोविड था तो उसकी वजह से लो बेस इफेक्ट है, तो अगर इसको प्री कोविड लेवल से भी कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 35% का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ देख रहा है इन केस ऑफ इंडिया। मतलब 2019 के कंपैरिजन में भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है एक्सपोर्ट में, और पिछले साल के कंपैरिजन में 48% का, इसमें थोड़ा सा लो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो है इंडिया में वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है in comparison to the pre-COVID level also. On sequential basis, outbound shipment also grew at their fastest in this particular fiscal year, witnessing 8% jump. And definitely अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो आउटबाउंड जो शिपमेंट है वो तो इंक्रीज़ करेगा, तो आउटबाउंड शिपमेंट में 8% का इंक्रीज़ देखा गया है, जो कि कहीं ना कहीं बाहर इन जो इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ने के कारण हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मर्केंटाइज अगर इंपोर्ट की बात करें तो मर्केंटाइज इंपोर्ट हैज़ वाइडेंड टू $46.4 बिलियन इन जुलाई, एंड दैट इज़ रिजल्टिंग द ट्रेड डेफिसिट ऑफ $11.23 बिलियन इन केस ऑफ जुलाई 2021। तो ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट नहीं बढ़ रहा, इंपोर्ट भी बढ़ रहा, और इंपोर्ट के बढ़ने की वजह से इस बार जुलाई के मंथ में जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर जुलाई का डेटा हम देखें पिछले लास्ट 3 ईयर का, 2019 से लेकर के 2021 तक का, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2019 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो -$14.2 बिलियन था। 2020 में ये रिड्यूस होकर के -5.33 तक आ गया, और 21 में इट अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड इट रीच अप टू -$11.23 बिलियन। ये आप देखेंगे बिलियन डॉलर में नंबर है।
हालांकि जो इंडिया का जो पैटर्न है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के वो हमेशा से ट्रेड डेफिसिट का ही रहा है। हालांकि 2020 में इंडिया ने कुछ ट्रेड सरप्लस अचीव किया था और रिसेंटली 21 में भी कुछ 1-2 महीनों में ट्रेड सरप्लस देखने को मिला था, लेकिन फिर इसके बाद इंडिया जो अपनी नॉर्मल जो उसकी पोजीशन है, जो जनरल सिनेरियो है इन केस ऑफ इंडिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो इंडिया अचीव कर रहा है, एंड दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट। And this is the month wise data since April, May, June and July. So record export in financial year 22 signals a rapid economic recovery around the world, not only in India but also in world. इंडिया की अगर हम बात ना करें तो इंडिया में इस समय डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा लो है और इसको इम्प्रूव करने की ही बात कर रहे हैं आरबीआई और गवर्नमेंट, जिसके लिए मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट का उस पर डिफरेंट नोशन है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अदर इकोनॉमीज़ हैं वो अब रिकवर करना शुरू कर चुकी हैं फ्रॉम द कोविड-19 सेकेंड वेव, और इसी वजह से उनमें डिमांड पिक हो रही है और जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट पर हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। अगर आप अप्रैल के मंथ से देखें तो कंटिन्यूसली जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनका क्या कहना है? उनका सिंपल ये कहना है, आत्मनिर्भर भारत पावरिंग इंडियन इकोनॉमी, द इंडियन मर्केंटाइज एक्सपोर्ट अप बाय 22% इन अप्रैल एंड जून ओवर द वेरी सेम पीरियड ऑफ 2019। तो रियलिस्टिक पिक्चर जानने के लिए प्री पैंडेमिक से इसको कंपेयर किया जा रहा है। प्री पैंडेमिक वॉज 2019। तो जीएसटी कलेक्शन के बाद, यूपीआई पेमेंट के बाद, ऑटो सेल इंप्रूवमेंट के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट में भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। कोविड ड्राइव्स अप ऑटो लोन एनपीएस इन भारत। कल ही हमने डिस्कस किया है कि इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट है उसमें डिमांड बढ़ रही है, इंक्वायरी बढ़ गए हैं, बुकिंग के जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो अभी जो एक क्वार्टर पास हुआ है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1 की बात करें तो दैट हैज़ बीन द वेरी बैड क्वार्टर फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। बट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर, हालांकि जिस तरह से क्वार्टर 2 में डिमांड बढ़ रही है, इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, बुकिंग नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर एक्चुअली रिलाइंग ऑन द फेस्टिवल सीज़न। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि फेस्टिवल सीज़न आएगा, ऑटोमोबाइल की जो बिक्री है, जो सेल है वो बढ़ेगी, एंड विच टिपिकली अकाउंट्स फॉर हायर परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड ओवरऑल रिवाइवल इन द सेंटिमेंट्स इन केस ऑफ वॉट? इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल लोन्स। क्योंकि पिछले कुछ लास्ट क्वार्टर से ऑटोमोबाइल सेगमेंट लोन का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल की सेल डिक्रीज़ हो रही है, बट बैंक्स और एनबीएफसीज अब फिलहाल के लिए जो अपकमिंग फेस्टिवल क्वार्टर्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। As economic activities picks up months on months, lender expect the second half of the financial year to be better in comparison to the quarter 1। और ऐसा डेटा भी अगर हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखें तो दोनों ही ये डेटा इंडिकेट कर रहा है कि जुलाई से इंडिया में इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने कोविड के रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। अगर एनबीएफसीज और बैंक्स की बात करें तो जो लास्ट क्वार्टर रहे हैं, कुछ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 और क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, तो इन सारे क्वार्टर्स में एक्चुअली जो ऑटोमोबाइल लोन्स हैं उनके केस में एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है। एनपीए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन दोज केसेस ऑफ ऑटोमोबाइल लोन्स। तो बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं रही। तो जो बैंक और एनबीएफसीज हैं उनका ये कहना है, जो कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और फेस्टिवल सीज़न की वजह से जो ऑटो सेल है वो इंक्रीज़ करेगी, ऑटो सेल इंक्रीज़ करेगी तो ऑटो जो लोन है वो भी इंक्रीज़ करेगा, ऑटो लोन इंक्रीज़ करेगा डेफिनेटली। तो जो एनबीएफसीज हैं और जो बैंक्स हैं उनके पास लोन बढ़ेगा, और लोन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इंडिकेशन है कि इनकम भी जनरेट होगी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैंक्स के लिए जो लोन होते हैं दे आर असेट्स। तो जो पुराने लोन हैं वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, वो एनपीए की कैटेगरी में जा चुके हैं, स्पेशली इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड दैट इज़ वाई बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर लुकिंग फॉर न्यू लोन्स इन ऑर्डर टू जनरेट द इनकम इन अपकमिंग quarters. Amid lockdown and restricted movements, the automobile and NBFCs with higher exposure to rural markets saw their non-performing asset shoots up
quarter on quarter as the second wave of COVID-19 pandemic reached the hinterland and upending lives and livelihood. तो ऐसी NBFCs जो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेगमेंट में डील करती हैं और जिनका रूरल मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल लोन, उन पर्टिकुलर NBFCs में जो ऑटो लोन्स थे उनमें मैक्सिमम NPA देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। तो ऐसी NBFCs एक्चुअली एंटिसिपेट कर रही हैं कि पैंडमिक जो था वो रूरल मार्केट तक पहुंच रूरल इकोनॉमी तक पहुंच गया था या रूरल इंडिया तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो लाइफ्स थी वो बहुत ज़्यादा स्टेक पर आ गई थी, अर्निंग स्टेक पर आ गई थी, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल लोन है वो डिफ़ॉल्ट हुए, उनमें स्ट्रेस आया है। हालांकि डेलिक्वेंसीज व शार्पेस्ट इन कॉमर्शियल व्हीकल्स, अगर डेटा देखा जाए तो जो NPA का जो डिफ़ॉल्ट है लोन का ऑटोमोबाइल केस में वो कॉमर्शियल व्हीकल के केसेस में ज़्यादा है। दैट इज़ क्वाइट लॉजिकल कि जो बिज़नेस थे वो ठप पड़े हुए थे, बिज़नेस एक्टिविटीज़ ठप पड़ी हुई थी, डिमांड नहीं थी, तो जो कमर्शियल व्हीकल जो लोन पे लिए गए थे डेफिनेटली उनका यूज़ नहीं था, और उनका यूज़ नहीं था तो इनकम नहीं आ रही थी, दैट इज़ वाई द borrowers were not able to repay the principal or interest amount on their automobile loans specifically taken for commercial vehicles. तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट के केस देखने को मिले डेलिक्वेंसीज मीन्स अपराध, डेलिक्वेंसीज को हिंदी में बोलते हैं अपराध। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिला वो कॉमर्शियल व्हीकल के केस में मिला, फॉलोड बाय 3 व्हीलर्स एंड एंट्री लेवल 2 व्हीलर्स। और अगर हम बात करें कि क्या इंडिया में ऑटोमोबाइल लोन का कितना पेनिट्रेशन है, तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 80% जो 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं और 45% जो 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं वो क्रेडिट पर लिए जाते हैं। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉर सच व्हीकल इंडिया इज़। तो ये तो करंट का डेटा है 80% और 45%। अगर प्री पैंडेमिक की बात करें तो एक्सपर्ट का कहना है कि प्री पैंडेमिक लेवल में जो नंबर है ये और ज़्यादा हाई था, यानी इंडिया में जो लार्ज पोर्शन ऑफ द शेयर जो ऑटोमोबाइल का ख़रीदा जाता है दैट इज़ ऑन लोन, और इंडिया ऑटोमोबाइल लोन के लिए एक सबसे बड़ी मार्केट है वर्ल्ड में। और उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, एंड होल सोल रीज़न इज़ द पैंडेमिक, एंड दैट इज़ वाई NBFCs एंड बैंक्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अपकमिंग सीजन, फेस्टिवल सीजन, so that new automobiles loan can be generated and income can be improved from this segment of loan. So this is the non-performing asset percentage of different lending firms: Shriram Transport, Mahindra Financial Services, Bajaj Finance, IndusInd Bank, IndusInd Bank for 2 wheelers and Tata Motor Finance। बेसिकली ये NBFCs हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट में डील करती हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट या ऑटोमोबाइल लोन सेगमेंट में डील करती हैं। और हम ये देख सकते हैं कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 तक की इन सब में जो डेलिक्वेंसीज है, स्ट्रेस है, NPA है ऑटोमोबाइल में, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब आगे आने वाले टाइम में किस तरह से ऑटोमोबाइल लोन सेगमेंट मूव करता है, दैट इज़ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। मैन्युफैक्चरिंग PMI बैक इन एक्सपेंशन जोन इन द जुलाई। सो फाइनली ऑटोमोबाइल की जो सेल बढ़ रही है और जो अदर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा में इंप्रूवमेंट है उसको देखते हुए अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है वो एक्सपेंशन जोन में फॉल कर गया है। अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं इस न्यूज़ चैनल को तो आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट राइस के बारे में हमने डिस्कस किया, UPI पेमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, ऑटो सेल के बारे में हमने डिस्कस किया, GST कलेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट 2 दिनों में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग PMI में, और इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी कि फाइनली मैन्युफैक्चरिंग PMI ने 50 का मार्क्स क्रॉस कर लिया है। तो पिछले लास्ट मंथ में हमने डिस्कस भी किया था कि मई और जून के मंथ में जो मैन्युफैक्चरिंग PMI था उसने 40 के नीचे की नंबर रजिस्टर किए थे, एंड दैट वाज द जोन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने कई बार आपको बताया भी है कि 100 तक हम PMI को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो 100 पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो सर्विस PMI हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग PMI हो। और अगर 50 से नीचे आता है वो नंबर तो दैट इंडिकेट्स अ कॉन्ट्रैक्शन इन द
पर्टिकुलर सेक्टर, और अगर 50 से ऊपर आता है वो नंबर तो दैट इंडिकेट्स अ एक्सपेंशन इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 से कम है तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो ऐसे मैनेजर्स जो परचेजिंग डिसीजन लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, वो आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरह की परचेजिंग नहीं करने वाले या कम परचेजिंग करेंगे, तो क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी इकोनॉमी में। अगर 50 से ऊपर का नंबर आता तो दैट इंडिकेट द एक्सपेंशन। इसका मतलब यह है कि जो मैनेजर्स हैं दे आर गोइंग टू टेक द परचेजिंग डिसीजन फॉर अपकमिंग फ्यूचर मंथ। सो फाइनली जुलाई के मंथ में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने 50 का मार्क क्रॉस कर लिया है, जो कि लास्ट 2 और 3 मंथ से 50 के नीचे आ रहा है। तो दैट समवेयर इंडिकेटिंग द expansion in the manufacturing activities in the month of July and in upcoming months। और इसकी वजह से मार्जिनल राइज इन जॉब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, परचेजिंग जो मैनेजर्स हैं दे विल परचेज, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव होंगी, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में जॉब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। तो फाइनली जुलाई के मंथ में जो बहुत ज़्यादा जो डेटा है माइक्रो इकोनॉमिक डेटा दैट इज़ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। तो फाइनली जून के में 48.1 से लेकर 1 था पीएमआई सर्विस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो आकर के 55.3 तक पहुंच गया इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड दैट इज़ अ गुड expansion is in case of manufacturing PMI। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रेडी टू गिव अप वोडा आइडिया स्टेक, बिरला टेल्स गवर्नमेंट। सो इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला हैज़ एक्सप्रेस द विलिंगनेस टू ऑफर इट्स ग्रुप्स 27% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टू एनी गवर्नमेंट और डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी इन ऑर्डर टू कीप द स्ट्रेस टेलीकॉम कंपनी अलाइव। और हम सभी को पता है कि जो वोडाफोन आइडिया है पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में है, चाहे वो AGR ड्यूज़ को लेकर के हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ को लेकर के हो। तो उसी को रिवाइव करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कुमार मंगलम बिरला है, उन्होंने ऑफ़र किया है कि अगर गवर्नमेंट परमिट करती है, यूनियन गवर्नमेंट परमिट करती है, तो 27% स्टेक खरीद सकता है आदित्य बिरला ग्रुप इनटू वोडाफोन आइडिया। तो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, उस लेटर में ने मिस्टर कुमार मंगलम ने ऑफ़र किया है, बिरला हैड मेड द सजेशंस टू गिव अप हिज कंट्रोल ऑफ द कंपनी मोर देन a month before the Supreme Court dismissed the company's application for recalculation of AGR dues। तो फिलहाल के लिए बिरला ग्रुप ने ऑफ़र किया है कि वो 27% जो उनका शेयर है वो किसी भी अदर फाइनेंशियल एंटिटी को बेचने को तैयार है, किसी भी गवर्नमेंट को बेचने को तैयार है, अगर कोई फाइनेंशियल एंटिटी या गवर्नमेंट लेना चाहती है तो। क्योंकि इस समय जो वोडाफोन आइडिया ग्रुप है दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग for deferred spectrum obligation and adjusted gross revenue liabilities। तो स्पेक्ट्रम को लेकर के AGR ड्यूज़ को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में, जिसके लिए 27% का स्टेक सेल करने को तैयार है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला। तो देखना है फिलहाल कि क्या गवर्नमेंट करती है इस पर्टिकुलर लेटर में। फ़िलहाल के लिए आइडिया का जो स्टेक है उसको 27% मिस्टर बिरला देने को तैयार है टू एनी गवर्नमेंट, टू एनी फाइनेंशियल एंटिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IRCTC बेल में रन प्राइवेट ट्रेन्स। तो 2 PSUs एक्चुअली डिस्कशन में है, किस लिए? दे आर इन टॉक टू फॉर्म द स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर व्हाट? टू रन द प्राइवेट ट्रेन। अभी तक इंडिया में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें और रेलवे की बात करें तो इंडिया में इंडियन रेलवे की मोनोपोली है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। अब उसमें अदर पर्टिकुलर एंटिटीज़ को भी इन्वॉल्व करने की बात करी जा रही है। हालांकि जो अदर फंक्शंस से इंडियन रेलवे के उसमें कई जगह प्राइवेट प्लेयर का इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है, बट स्पेशली इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अभी तक मोनोपोली है। तो फिलहाल के लिए recently IRCTC has put in a bid to run few private trains on route for which IRCTC invited the bidding। तो BHEL is Bharat Heavy Electrical Limited is in talk with IRCTC, that is Indian Railway Catering and Tourism Corporation, in order to plan for special purpose vehicle for raising the fund किस लिए रेस करना है?
प्राइवेट ट्रेन चलानी है. सो बेल विल बी पुटिंग द मनी रिक्वायर फॉर प्राइवेट रेल सर्विसेज वाइल IRCT इज गोइंग टू फोकस ऑन द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट. दैट इज़ वाई दे बोथ आर कोलैबोरेटिंग. जब तक कभी भी दो फर्म कोलैबोरेट करती हैं तो वो इसीलिए कोलैबोरेट करती हैं कि दोनों की जो कॉम्पिटेंसी होती है वो अलग अलग फील्ड में होती है, और अगर दोनों हैंड्स ज्वाइन कर लेंगे तो दैट विल क्रिएट द सिनर्जी. तो यहाँ पर जो भेल है वो बेसिकली रेल सर्विस के लिए मनी पे लगाएगा, और जो IRCTC है वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए लगा. सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गॉट द बिड्स टू ऑपरेट 29 पेयर्स ऑफ ट्रेन विद 40 मॉडर्न ट्रैक. तो रिसेंटली IRCTC ने जो बिड करी थी इंडियन रेलवे में, उसमें ये रिस्पॉन्स देखने को मिला है. एंड बिड्स वर फॉर द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़. तो जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ने 12 क्लस्टर ऑफर किए थे बिडिंग के लिए, जिसमें से केवल 3 के केसेस में रिस्पॉन्स आए हैं. एंड द एक्सपेक्टेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ इन केस ऑफ ऑल दीज 12 क्लस्टर जिसके लिए बिडिंग ऑफर करी गई थी. लेकिन अब जो रिस्पॉन्स आया है वो केवल 3 के केस में आया, और जिसमें एक रिस्पॉन्स ये है कि IRCTC और बेल जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं. तो बहुत जल्द ही हमें ट्रैक्स में प्राइवेट ट्रेन्स भी रन करती हुई मिल जाएंगी अगर ये पर्टिकुलर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सक्सेसफुल होती है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. पावर जनरेशन फ्लैट but mobility improves. This particular article also deals with the macroeconomic data in Indian economy. तो जिस तरह से अदर डेटा इम्प्रूव हो रहे हैं, अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी, इस आर्टिकल में भी पावर जनरेशन और मोबिलिटी की बात करी गई है. अगर हम बात करें तो पावर जनरेशन और मोबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा दैट एक्चुअली शोज द लेवल और द पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, not only in case of India, in case of any economy. तो अगर वीकली डेटा की बात करें तो वीकली इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर शोइंग सम साइन ऑफ improvement with uptick in the new COVID-19 cases. तो पावर जनरेशन की बात करें अगर हम, तो पावर जनरेशन was above the level of 2019, जो प्री पैंडमिक का जो लेवल है. अगर आपको रियलिस्टिक पिक्चर जाननी है इस समय इकोनॉमिक, तो उसको प्री पैंडमिक लेवल के डेटा से ही कंपेयर करना ज़्यादा लॉजिकल होगा. तो पावर जनरेशन was above than प्री पैंडमिक लेवल, यानी 2019 से ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ फ्लैट ऑन वीक बेसिस. तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो वीक ऑन वीक बेसिस पर नहीं दिख रहा, जो कि होना चाहिए. जो ग्रोथ, जो पावर जनरेशन का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो ग्रोथ रेट नहीं है. हालांकि 2019 के कंपैरिजन में डेटा इज़ और द पावर जनरेशन इज़ सिग्निफिकेंटली हायर, बट स्टिल द ग्रोथ, द पेस ऑफ ग्रोथ इज़ लो. अगर रेलवे डेटा को देखें तो रेलवे डेटा भी 2020 के कंपैरिजन में, रेलवे डेटा मीन्स मोबिलिटी डेटा, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट का अगर डेटा देखा जाए तो 2020 पैंडमिक ईयर के कंपैरिजन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. बट यहाँ पर हम ये बात नहीं बोलेंगे कि 2020 वॉज द पैंडमिक ईयर. तो उस पर्टिकुलर ईयर में ऑलरेडी जो मोबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी बिकॉज ऑफ द नेशन वाइज लॉकडाउन. तो अगर 2020 से कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. बट एक्चुअली mobility has showed some sign of improvement. Traffic and emission indicators also rose the last week. And this is the graph that you can see कि mobility के केस में कितना improvement हुआ है, power generation के केस में कितना improvement हुआ. तो this is the mobility show the sign of moderation. Power generation continue to moderate. Traffic decline over previous year. Mumbai emission rate is 110% higher in comparison to the financial year 2019, and Delhi emission is 26% above than the 2019 level. So emission level, mobility, traffic, power generation, all these are indicators are actually somewhere in giving the mixed sentiments और mixed growth. कहीं mobility increase हो रही है, कहीं power generation moderate हो रहा है. और अगर रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रेल फ्रेट की बात करें, तो नंबर्स स्लो फर्दर. कुछ इंप्रूवमेंट तो है ही. अगर आप देखें फ्रेट लोडिंग में, क्वांटिटी में, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. 9.9 से 10.2 तक पहुंच गया है. बट दिस ग्रोथ रेट इज़ एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट इज़ अ जनरल ग्रोथ, इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ. जो कि रेलवे के फ्रेट में ग्रोथ होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, उतनी ग्रोथ नहीं है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ है इन केस ऑफ द
फ्रेट नंबर, तो रेलवे का जो फ्रेट है वो भी, उसमें भी स्लोअर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इट्स समवेयर इंडिकेटिंग कि जुलाई के मंथ से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी रिज्यूम हुई है, बट इट विल टेक द क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 for Indian economy to actually achieve the decent economic growth. So that's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.